संभव नहीं है। और नीतीश कुमार जी, आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर शिक्षक के अंदर से जो आह निकला ना, तो फिर आप ये जो कुर्सी कुमार हैं, ये दोबारा कुर्सी नसीब नहीं होगी। शिक्षक समाज माने जो भी बुद्धिजीवी वर्ग हुआ करते थे, तो संविधान निर्माण में चौथा स्तंभ थे। धीरे धीरे इन पॉलिटिशियनों ने बुद्धिजीवों को साइड करते करते चला गया। ये खामोशी मिजाज जिंदगी हमें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। ये कोचिंग वाले ना हो तो एक बच्चा भी IIT या NEET कुछ भी नहीं कर पाएगा। और इनके ये मानसिक दिवालियापन को भी बता रहा है। आप शिक्षक को प्रतिबंधित करके दिखाना क्या चाह रहे हैं, मेरा सवाल उनसे। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देना, गाली देना, मतलब ये आला अधिकारी है, IAS अधिकारी है, गालीबाज अधिकारी है। हमको तो लगता है सर ये गालीबाज अधिकारी। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। अभी बिहार में शिक्षा व्यवस्था, कोचिंग संस्थान और के पाठक यही छाया हुआ है। 2 महीने पहले अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग में के पाठक पदस्थापित होते हैं और साथ ही मंत्री और अधिकारी में ठन जाती है। 26 दिन से मंत्री कार्यालय छोड़ के भागे हुए थे, 2 दिन पहले फिर वो कार्यालय पहुंचे। इस बीच के पाठक ने शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कई तरह के नियम बनाए। हालांकि कई जगह से मनमानी का आरोप भी लगा, कुछ अव्यवहारिक पक्ष भी सामने आए, लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच 2 दिन पूर्व उन्होंने एक नियम दिया, अपने सभी जिला पदाधिकारियों को एक पत्र दिया, जिसमें यह कहा कि जितने भी कोचिंग संस्थान हैं वो सवेरे 9 बजे से संध्या 4 बजे तक बंद रहेंगे, मतलब उनको प्रतिबंधित कर दिया गया। उसके पीछे उनका उद्देश्य यह है या कहना यह है कि कोचिंग के चलते कहीं ना कहीं छात्रों की उपस्थिति स्कूलों में कम होती है। ये कितना सही है, कितना गलत है, या फिर इस तरह का जो प्रतिबंध लगा रहे हैं उसमें एक और भी है कि जो शिक्षक सरकारी या गैर सरकारी संस्थानों में पढ़ा रहे हैं वो किसी भी स्थिति में किसी कोचिंग में नहीं पढ़ा सकते हैं। इन सारे चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ चंपारण कोचिंग एसोसिएशन जो है उसके अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, सारे लोग हैं। साथ में स्कूल का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी एक महोदय हैं, पहले परिचय करा दें। हमारी बाएं ओर है मनीष कुमार श्रीवास्तव जो माँ फिजिक्स के संचालक हैं और साथ में चंपारण कोचिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। उनके बाद हैं श्री अनूप श्रीवास्तव जी जो न्यू मेरा फिजिक्स के संचालक हैं। हमारे दाहिने हैं उमर सर जो इंग्लिश वाले उमर सर के नाम से जाने जाते हैं, प्रतिष्ठित शिक्षक हैं और सचिव हैं एसोसिएशन के। उसके बाद है प्रदीप कुमार जी जो प्रदीप कुमार जी का स्कूल है भारतीय प्रेप और स्कूल के तरफ से ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आज के इस पैनल में। और साथ में है सोनल श्रीवास्तव जी जो डिस्कवरी GS कोचिंग संस्थान चलाते हैं, साथ में एसोसिएशन के सहायक सचिव भी हैं। तो सबसे पहले आप सभी मित्रों का स्वागत है रियल न्यूज पे। साथ में ये सवाल, आप अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष के नाते सबसे पहले सवाल आपसे कि ये जो कोचिंग संस्थानों को प्रतिबंधित, बंद करना तो नहीं कहेंगे, प्रतिबंधित करने की बात कही गई है और ये कहा गया है कि इससे स्कूलों में छात्रों की संख्या कम होती है, इस पे आप क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात है कि के पाठक महोदय द्वारा आरोप हम लोग को कहा जा रहा है कि 9 से 4 में जो बच्चे नहीं जाते हैं वह कोचिंग के कारण नहीं जाते हैं, कोचिंग संस्थाओं के कारण नहीं जाते हैं। ये बात गलत है। सरकारी कॉलेजेज और स्कूलों में पढ़ाई की रियल व्यवस्था नहीं है। बिल्डिंग बहुत अच्छे हैं, ज़मीन बहुत सरकारी कॉलेज की महंगी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिसमें फैकल्टी नहीं है। यही मोतिहारी SNS कॉलेज, LND कॉलेज, तो जब फैकल्टी ही अप टू डेट नहीं है तो बच्चे वहाँ दीवार देखने जाएंगे, उनकी मजबूरी हो जाती है कोचिंग के तरफ जाना। तो 1980 के दशक के जो सिस्टम था, पहले कॉलेजेज में प्रैक्टिकल होती थी,
रेगुलर क्लास होता था, सिलेबस कंप्लीट होता था। उस चीज़ को अभी पहले वो सुधार देते और उसके बाद इसको प्रतिबंधित करते तो मान्य था। दूसरी चीज़ है कि कॉलेज और स्कूल सरकारी स्कूल के पैरेलल चलते हैं, न कि कोचिंग पैरेलल चलता है। तो सबसे पहले जितने भी प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेज हैं उनको पहले बंद करने का फरमान देना चाहिए, उसके बाद इस पर बात करनी चाहिए। दूसरी चीज़, ये हम सबों की मौलिक अधिकार जो मिला हुआ है उसका हनन है। हम लोग अपना स्वरोजगार सृजन किए हुए हैं और उसके बाद भी कह रहे हैं कि अब इसको बंद कीजिए, तो हम लोग जो है अपने बाल बच्चे परिवार के लिए अब कहाँ जाएंगे? पहली समस्या ही होती है। हम उनके कदम का स्वागत करते हैं बशर्ते वो अपने सरकारी कॉलेज और स्कूलों में एकेडमिक व्यवस्था सुदृढ़ कर दें। क्वेश्चन पैटर्न जो बनाए हुए हैं आज के डेट में, क्वेश्चन पैटर्न जो खेत में जो काम कर रहा है वो भी एग्जाम में जाता है, फर्स्ट कर जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पैटर्न की सुधार करने चाहिए, हर एक जगह फैकल्टी होनी चाहिए, हर एक स्कूल। आपके कहने का मतलब यह है, लेकिन एक बड़ी बात इन्होंने कही है कि मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। हनन इसलिए कि सरकार जितने लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, उनको नौकरी नहीं दे पाती है, नौकरी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। वैसे में अगर पूरे बिहार के कोचिंग संस्थानों को देखा जाए तो मुझे लगता है कि लाखों की संख्या में शिक्षक होंगे जिनकी रोजी रोटी इस कोचिंग से चल रही है। तो ये शिक्षा व्यवस्था में कितना सुधार होगा न होगा ये तो बाद की बात है, ये स्थिति जरूर बनती है कि इनका रोजगार कहीं ना कहीं छीन सकता है, ये संभावनाएं बन रही हैं। अब अभी आपने जो कहा कि पहले आप अपने शिक्षा व्यवस्था में सुधार कर लें, इस पर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिला आपके माध्यम से और हम लोग अपनी बात आपको रख पाएँ, आप जनता तक पहुंचा पाएँ। आपके व्यूवर को भी मैं अनूप श्रीवास्तव, चंपारण कोचिंग एसोसिएशन के प्रवक्ता के तरफ से आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। और मेरा ये कहना है कि हम लोग कहीं से के पाठक सर का विरोध नहीं कर रहे हैं, उनके कार्यशैली पर केवल हम लोगों को यह कहना है कि आप सर ये पहले बताएं कि आपकी नियत मनसा क्या है। क्या हम लोग टीचर हम लोग आत्महत्या कर लें? हम लोग अपने जीवन को झोंक दिए बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए। हम पढ़ा रहे हैं, हमने यह तो कभी नहीं कहा अपने बच्चों को या किसी भी माध्यम से कि आप स्कूल छोड़ के हमारे यहाँ आए, ये तो हमने कभी नहीं कहा। दूसरा चीज़ की हम लोगों के यहाँ जो पढ़ाई केवल एकेडमिक, केवल 11th 12th और ग्रेजुएशन पास करने के लिए नहीं होती है सर। हमारे यहाँ पढ़ाई बच्चों को आगे बढ़ने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी होती है। आपके बच्चे अगर स्कूल में जा रहे हैं तो हमारे यहाँ कुछ ऐसे भी बैचेज हैं जिसमें 12th ड्रॉप आउट बच्चे भी 12th के बाद भी जो 1 साल का समय है वो CUET के लिए, वो इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए या मेडिकल की तैयारी के लिए आ रहे हैं, उसके बाद उनको एडमिशन चाहिए। अब हम सुबह में जो 9 बजे तक बैच चलाएंगे तो फिर उन लोगों को कब पढ़ाएंगे? तो हम लोगों को तो इससे स्वतंत्र रखना चाहिए। नहीं, उसमें आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि सभी बच्चे जो आपके कोचिंग में आते हैं कोई जरूरी नहीं है कि किसी स्कूल या कॉलेज से जुड़े हुए हैं। स्नातक करने के बाद BPSC, UPSC और तमाम तरह की चीज़ों की तैयारी के लिए लोग आते हैं। तो अगर उनको भी प्रतिबंधित किया जा रहा है तो निश्चित रूप से ये गलत हो रहा है। सोनल जी, आप संभवतः अपनी जो शुरुआत किए थे वो कहीं बाहर से किए थे, कहाँ से किए थे? हमारी शुरुआत जो हुई पढ़ाने की शुरुआत हमने असम से स्टार्ट किया था। और असम में जैसे देखिए अभी जो बात हो रही थी कि उस तरह की व्यवस्था नहीं है जिसके चलते बच्चे स्कूल कोचिंग जाते हैं। आप असम में आपने क्या देखा, आपका क्या अनुभव रहा, उसको बताएं। असम एक छोटा सा राज्य है जहाँ पे बहुत से अभी वो स्टेट हमारे बाकी स्टेटों से पिछड़ा हुआ था। वहाँ हम देखते थे बच्चों सुबह अपना कोचिंग क्लासेस जाते थे और 9 से 10 बजे के बाद उनका जो कॉलेज टाइम था वो सीधे कॉलेज की तरफ मूव करते थे और कॉलेज जाते थे। वो वहाँ पे किसी भी कोचिंग पे बैन नहीं था, लेकिन वहाँ जो ग्रेजुएशन की या इंटर की पढ़ाई जो होती थी वो कॉलेज में आराम से अच्छे वे से होती थी, बच्चे वहाँ से संतुष्ट हो जाते थे। वहाँ प्रैक्टिकल की व्यवस्था थी, प्रोफेसर अच्छे थे,
तो वहाँ कोचिंग कभी ऐसा कभी उस सरकार ने, वहाँ के कोई भी गवर्नमेंट ने नहीं बोला कि हाँ आप इतने से इतने कोचिंग नहीं चला सकते हैं। आफ्टर 12th या आफ्टर ग्रेजुएशन, जैसे 12th के बाद भी टाइम बचता है हमारे पास कुछ बच्चों के पास, तो वो चाहते हैं हम कंपटीशन की तैयारी करें। आज के डेट में एसएससी, बीपीएससी या बैंकिंग में जाने के लिए 10th, 12th और ग्रेजुएशन एक बना हुआ है। जैसे सर ने एक आदेश निकाल दिया है, आप बीपीएससी या किसी भी तैयारी, किसी प्रकार की कोचिंग को 9 से 4 नहीं चला सकते हैं सर। तो ग्रेजुएशन के बाद, यानी जब हम ग्रेजुएट हो जाते हैं तो हम फ्री हैं, हम कहीं भी पढ़ सकते हैं। उस समय तो कॉलेज हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं या स्कूल में नहीं जाते हैं। फिर भी उन्होंने एक आदेश में जो ये दे दिया है, जो कोचिंग क्लासेस को 9 से 4 बंद रखेंगे, तो 9 से 4 ये जो बंद रखेंगे, उस समय बच्चे कहाँ जाएंगे? अगर कुछ उसका तो प्रतिकार हो गया, उसकी बात हुई। असल हम आपसे जानना ये चाहते थे कि वहाँ पे जो 6 वर्षों तक आपने कोचिंग चलाया, वहाँ पे जैसा आप ही ने बताया कि वहाँ कोचिंग संस्थानों में जैसे बिहार में बच्चों की भीड़ लग जाती है, वैसा वहाँ नहीं होता था। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा, वहाँ के जितने भी कॉलेजेस या स्कूल थे सब अपडेटेड थे। कहीं भी वो वहाँ पे 30 का, यानी एक टीचर पे 30 स्टूडेंट्स की का रेशियो चलता था। और वहाँ पे किसी भी सरकारी टीचर या प्रोफेसर को किसी भी गैर सरकारी काम में नहीं, जैसे कुछ जनगणना वगैरह कहीं भी नहीं लगाया जाता। उनका काम सिर्फ पढ़ाना और फिर अपने बच्चों पे ही ध्यान देना होता था, जिससे पढ़ाई सुचारू रूप से चल सकती थी। और वहीं वहाँ कंटिन्यू किया गया। अच्छा, वहाँ कहीं ऐसा देखा आपने कि किसी पदाधिकारी या किसी नेता का बेटा किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता हो? जी जी, वैसा वहाँ पे था। वहाँ पे जो अच्छे अच्छे कॉलेजेज हैं, जो भी वहाँ सरकारी, लगभग वहाँ सब कोई वो सरकारी कॉलेजेस में ही रहते थे, क्योंकि कॉलेज का जो रूल था, प्रोफेसर अपने टाइम पे रहते थे और वहाँ कभी प्रोफेसर की कमी नहीं होती थी। मित्रों, आपको याद होगा कि जब इस तरह की बात होती थी शिक्षा व्यवस्था की, तो हमेशा ये कहा जाता था कि शिक्षा व्यवस्था उस दिन सुधर जाएगा जिस दिन पदाधिकारी और नेता अपने बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूल या सरकारी कॉलेज में कराने लगेंगे। ये बात आती है बार बार। मतलब कि जब गुणवत्ता में आप बेहतरीन होंगे तो निश्चित रूप से बच्चे वहाँ जाएंगे, क्योंकि यही बच्चे जो बिहार के हैं जब बाहर जाते हैं तो बेहतर से बेहतर करते हैं। सर, उमर सर से हम बात करेंगे कि उन्होंने एक प्रतिबंध ये भी लगाया है कि कोई भी शिक्षक जो सरकारी या गैर सरकारी, पत्र में लिखा गया है, में काम करते हैं, वो कोचिंग में काम नहीं कर सकते हैं। इसको कैसे देखते हैं? सबसे पहले सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी व्यूअर्स को बधाई देना चाहता हूं और आपके चैनल्स के इस प्लेटफॉर्म को भी बधाई देता हूं कि आपने एक अपॉर्चुनिटीज़ दिया हम लोगों को अपनी बात को रखने के लिए। मैं अपनी बात को शुरुआत करूंगा दो लाइन से। ये खामोशी मिजाज ज़िंदगी हमें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। सबसे पहले सर, मैं के पाठक के दिए हुए जो ओपिनियन है, जो स्टेटमेंट है, जो अभी पूरे बिहार में कोहराम मचा के रखा हुआ है कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक जो है आपको अपनी क्लासेस नहीं चलानी है। जो सरकारी संस्थान में काम करते हैं उनको तो नहीं पढ़ाना, उनको तो प्राइवेट संस्थान चलाना ही नहीं है। लेकिन जो प्राइवेट संस्थान चलाते हैं वो भी सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक अपने संस्थान को बंद रखेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा के पाठक जी, आपने ऐसा डिसीजन लिया तो सबसे पहले इस पे विचार कीजिए कि आज जो प्रतिबंध आप लगा रहे हैं कि प्राइवेट कोचिंग संस्थान बंद रहेगी, ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? आपके पास बच्चे नहीं जा रहे हैं, आपके यहाँ जो उपस्थिति है वो उपस्थिति बहुत कम होती है, बच्चे कम जा रहे हैं, क्यों? इसके पीछे बहुत सारा कारण है। आप अपनी कमी को छिपाने के लिए आप तानाशाही करते हैं, आपकी रवैया हमेशा तानाशाही रही। आप जब 2015 में जब आपको दिया गया, कमान दिए नीतीश कुमार दारूबंदी को देखरेख करने के लिए, आपने हमेशा गलत किया, वहां पे लोगों को परेशान भी बहुत ज्यादा किया। आज क्या दारू नहीं बिक रही है? आज तो होम डिलीवरी वाला सिस्टम हो गया है सर, ठीक है ना? अब तो बड़े बड़े लोग के यहाँ दारू चली जा रही है आराम से। तो वो भी सफल नहीं रहा, इनका जो उस समय स्टेटमेंट रहा था वो भी असफल रहा, उन्होंने जो कमान संभाला। उसके बाद सर 2018 का कांड ये है कि पटना हाईकोर्ट सर 1,70,000 रुपया इन पे फाइन मारा था। इन पे फाइन मारने का कारण ये है, इन्होंने तानाशाही किया था, अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, हमेशा इनका रवैया रहा। अभी सर 2023 से घटना, हाल फिलहाल रिसेंटली 5-6 महीने पहले की घटना है, इन्होंने बड़े बड़े अधिकारियों को बुलाकर गाली दिया है सर। वो वीडियो वायरल हो रहा है, वो वीडियो वायरल हो रहा है, आपने जरूर देखा होगा सर। सर ये IAS अधिकारी हैं और ये इतने ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देना, गाली देना, मतलब ये आला अधिकारी, IAS अधिकारी है, गालीबाज अधिकारी है। हमको तो लगता है सर ये गालीबाज अधिकारी। देखिए, ऐसा लगता है जो आप बात कर रहे हैं, इनको होना चाहिए था पुलिस डिपार्टमेंट में। बिल्कुल ये चले हैं, इनको IPS होना चाहिए था, हो गया IAS। चूंकि ये ठीक है, कहावत है, रामायण में भी कहा गया है,
बिन भय हो ही न प्रीत गोसाई। भय जरूरी है, लेकिन भय का मतलब डंडा नहीं होता है। सर और कम से कम शिक्षा व्यवस्था, जो शिक्षक समाज का निर्माण करते हैं, उनको डंडा दिखाकर आप कभी भी शिक्षा में गुणवत्ता नहीं ला सकते हैं, ये तो तय बात है। तो मैं चाहूंगा थोड़ा शिक्षा की गुणवत्ता पे बात कर लूँ। सर बिहार में प्राइमरी टीचर से लेकर हाई स्कूल के टीचर से लेकर +2 से लेकर प्रोफेसर से लेकर लाइब्रेरियन से लेकर सर कई सालों से बहाली नहीं हुई है। 2019 में जो स्टेटी का एग्जामिनेशन हुआ, 5 साल से लॉलीपॉप दिखा रहे थे। जब ये नीतीश कुमार दूसरे पार्टी में थे, बीजेपी के साथ में थे, वही हाल था। अभी गठबंधन के साथ में आरजेडी के साथ में है, वही हाल है। ये 5 सालों से लॉलीपॉप दिखा रहे थे। जितने भी स्टेटी, जितने भी कैंडिडेट जो पास आउट कर चुके हैं कि अब बहाली होगी, अब बहाली होगी, 5 साल से लॉलीपॉप दिखाया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। जो लोग सीटेड पास थे, अचानक एक फिर तानाशाही वाला नियम आता है कि आपको बीपीएससी जो है फिर एग्जाम देनी पड़ेगी, तब आप टीचर बनिएगा। सर ये बहुत बड़ा तानाशाही, ये सब उनका कदम होता है। और इस तरीके से करके ये क्या करते हैं, बहाली को ठप कर देते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले ये बताया जाए कि अभी प्राइमरी सेक्शन से लेकर कॉलेजेस में टीचर है इनके पास। अभी हमने आंकड़ा एक दिया था कि क्लास 1 से 8th तक जो स्वीकृत पद है वो है लगभग 5,87,000 या 92,000, और जो खाली पद हैं, रिक्त पद हैं, वो है 1,60,000 के लगभग। ये खाली पद है। 1,60,000 से भी ज्यादा है सर। 1 लाख 1 से 8वें तक की बात ही मैं 1 से 8वीं की बात कर रहे हैं सर। 2 से 2.5 लाख सीट जो है वैकेंट पड़ा हुआ है। आज हमारे युवा बेरोजगार है, रोड पे घूम रहे हैं सर। आपने देखा हुआ हाल फिलहाल में गर्दनी बाग में उन्होंने किस तरह तानाशाही नहीं, तो रोड पर घूम रहे हैं तो उसकी संख्या और आप बढ़ाइए, आप कोचिंग बंद कीजिए, उसमें आप भी शामिल हो जाइए। सर तो ये क्या है, अगर जो लोग बेरोजगार हैं, सरकारी विभाग में नहीं जा पाए, आज अपने टैलेंट के बदौलत से अपनी कोचिंग चला रहे हैं, अपने फैमिली को चला रहे हैं, तो ये रूल्स को लेकर आना, प्रतिबंधित करना कि इतने बजे से इतने बजे तक आपको नहीं पढ़ाना है, तो क्या है, ये लोग भी तो बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये बेरोजगारी को बढ़ाने का तरीका है, ये बेरोजगारी को बढ़ाया जा रहा है और परेशान करने का भी तरीका है। मैं अपना सुझाव देना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि आप अपने विद्यालय को बेहतरीन करना चाहते हैं, अच्छी विद्या देना चाहते हैं, बिहार का जो एजुकेशन कंडीशन है छिपा नहीं है सर। कॉलेजेस में क्या हाल है, प्रोफेसर कम मिलते हैं, नहीं मिलते, पता नहीं चलता, घर पे ही रहते हैं, उनका सब सारा का सारा काम प्यून ही संभालता है। ये बिहार के शिक्षा व्यवस्था छिपी नहीं है। अब बात शिक्षा व्यवस्था की हो रही है, इसलिए मैं सिर्फ शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहा हूँ सर। अगर बात स्वास्थ्य व्यवस्था की कर देंगे आप, तो स्वास्थ्य व्यवस्था पे भी आज हालात ये हो जाएगी सर कि आज हमारे जो डिप्टी सीएम है, उनकी आंख की बीमारी हो तो दिल्ली जाके इलाज कराते हैं, अपने पिताजी का तबियत खराब होता है सिंगापुर ले जाके इलाज करवाते हैं। ठीक है ना। तो इससे समझ लीजिए बिहार की शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत गिरी हुई है। ये लोग अपनी कमी को छिपाने के लिए लोगों पे तानाशाही रवैया निभा रहे हैं। इससे क्या है, उनका जो भी कारनामा है वो छिप जाए। गलत है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि शिक्षा व्यवस्था बेहतरीन करना है, तो सबसे पहले आप टीचर रिक्रूटमेंट कीजिए, आप शिक्षक बहाल कीजिए, पहले खाली स्थान की पूर्ति तो कीजिए। शिक्षा व्यवस्था को छोड़ दीजिए, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था एक दिन में सुधरने वाला नहीं है, और कम से कम डंडे से तो सुधरने वाला नहीं है। अच्छा सर, ठीक है। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, कोचिंग संस्थानों की बात हम कर रहे हैं कि कोचिंग संस्थानों के विषय में ये जो सारे नियम बनाए जा रहे हैं, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? केवल उस पर अभी बात सर, मैं तो आपको कहना चाहूँगा सर कि आज जो है बिहार की जो रीढ़ की हड्डी है ना सर, प्राइवेट संस्थान वाले लोग हैं। यूपीएससी से लेकर बीपीएससी से लेकर नीट से लेकर जितने भी एग्जामिनेशन अच्छे कॉम्पिटिशन बच्चे क्रैक कर रहे हैं, उन बच्चों का भी इंटरव्यू कभी ले लीजिए बुलाकर। इस सब के पीछे बैकग्राउंड क्या है? बिहार का शिक्षा व्यवस्था बहुत चरमराया हुआ है सर, हालात बहुत खराब है, बहुत जर्जर स्थिति में। अब बात है कि प्राइवेट कोचिंग संस्थानों वाले से क्या सवाल करना चाह रहे हैं आप अपने सवाल फिर से करें। नहीं, अभी जो नियम बनाया है पाठक साहब ने, उसका असर क्या होगा और उसको आप लोग कैसे देखते हैं? क्योंकि जैसे चंपारण कोचिंग एसोसिएशन आपने बनाया, तो कहीं ना कहीं उनके नियमों से आप आहत हुए हैं। यस, उसी पर आपने बनाया होगा। निश्चित रूप से एसोसिएशन बनाते ही हैं, संघ शक्ति कलयुग में संघ ही सबसे बड़ी शक्ति है। चंपारण कोचिंग एसोसिएशन सर, ये पूरे बिहार की तो नहीं लेकिन पूरे जिला का एक ऐसा समुदाय है जिसमें पूरे शिक्षक जो है तन मन धन से हमेशा साथ में खड़े रहते हैं। अगर जो के पाठक जी जो उन्होंने जो अपना डिसीजन दिया है उसमें अगर कुछ बदलाव नहीं करते हैं, जो ये प्रतिबंधित किए हैं कि प्राइवेट कोचिंग संस्थान सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक जो है नहीं चलेगी, अगर उसमें कुछ सुधार नहीं करते हैं, प्राइवेट संस्थानों वाले को छूट नहीं देते हैं, तो सर ये बहुत बड़ा महाआंदोलन का सर एक रूप है सर। ये बहुत बड़ा आंदोलन होगा। चंपारण कोचिंग एसोसिएशन आगाज उठाएगी और इसे चंपारण कोचिंग एसोसिएशन
एजुकेशन की आवाज़ नहीं होगी। पूरे बिहार में जितने भी प्राइवेट संस्थान चल रहे सबकी आगाज़ होगी और PIL भी दर्ज किया जाएगा और KK पाठक पे भी एक्शन लिया जाएगा, FIR हुआ, जो भी प्रोसेस सब कुछ किया जाएगा। हम लोग बैठने वाले लोग नहीं है सर, या फिर सुझाव दे फिर कैसे क्या मतलब कि अगर इसमें सुधार नहीं हुआ, कुछ अव्यवहारिक पक्ष जो हैं, जैसे UPSC या BPSC के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको स्कूल कॉलेज से कोई मतलब नहीं है, उनको भी अगर आप प्रतिबंधित कर रहे हैं तो मतलब इसमें सुधार की आवश्यकता है। सर, इसमें कहा गया है कि सरकारी स्कूल, गैर सरकारी स्कूल में जो काम कर रहे हैं शिक्षक, वो भी किसी कोचिंग में नहीं पढ़ा सकते हैं। आप एक स्कूल के संचालक हैं, आप लोग इसको कैसे देखते हैं? पहले तो रियल न्यूज़ के सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार। सबसे बड़ी चीज़ है KK पाठक ने जो आदेश जारी किया है ना सर, वो अपने कमी को छुपाने के लिए, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था तो एकदम चरमरा गई है, कोई चाहता ही नहीं सरकारी स्कूल में जाना, ना ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो ये लोग दर्ज करते हैं ना वो भी फॉल्स है, सारे नॉन अटेंडिंग है। आप देख लीजिए यहाँ का जो भी +2 का बच्चा पढ़ता है ना, यदि उसकी कैपेबिलिटी है तो वो जाके कोटा पढ़ रहा है, यहाँ स्कूल में नॉन अटेंडिंग में है, तो जो अटेंडेंस है वो भी टोटली फॉल्स है। और ये अपने कमी को छुपाने के लिए जो है ना, ये कोचिंग वाले पे एक आदेश जारी कर दिए, मर रहे। अरे भैया, आपके यहाँ क्यों नहीं जा रहा है? आप अपने कमी को अपने गिरेबान में झांको ना। कोचिंग वाले के यहाँ क्यों जा रहा है और आपके यहाँ नहीं जा रहा है? दैट मीन्स कि आपके पास कमी है, इसके चलते बच्चे नहीं जा रहे हैं ना। टीचर स्टूडेंट रेशियो सही है, एक तो MDM ला करके और गर्त कर दिया है, तो ये व्यवस्था सुधारेंगे तब। एक चीज जो देखने में आया है, अब ये शिक्षक आंदोलन हुआ पटना में, उसमें जो भी शिक्षक वहाँ गए उनको बर्खास्त किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, सस्पेंड किया जा रहा है, तरह तरह की बातें हो रही हैं। आप लोगों को याद होगा कि शिक्षकों की बहाली शुरुआत, देखिए उस समय भी ये चाहते थे नीतीश कुमार के, किसी न किसी विभाग में रहे होंगे, IAS ही हैं, उस समय शिक्षकों की बहाली मुखिया जी द्वारा करवा दी जाती है, जिसमें न कोई सर्टिफिकेट होता है, क्या होता है, कुछ नहीं होता है। बाद में जब ये हुआ कि कुछ उसमें गलतियां हुई हैं, तो उन सर्टिफिकेट्स को देखना था कि वो सही है कि गलत है। ये इतना लंबा समय 10 बीत गया और इनके विभाग को, वही शिक्षा विभाग जिसके अपर मुख्य सचिव हैं, उस विभाग को इतनी फुर्सत नहीं हुई कि उसकी प्रामाणिकता को जांच सके। तो कहने का मतलब कि सबसे पहले तो उनको अपने विभागीय व्यवस्था को सुधारना चाहिए, उसके बाद ये आगे आते तो बातें कुछ बनती। हाँ, कुछ कह रहा है। यदि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सरकारी स्कूलों में मिले तो बच्चा पेमेंट दे करके, पैसा दे करके कोचिंग में क्यों पढ़ेगा? आप पहले अपने अंदर, प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ेगा? एकदम बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। आप अपने गिरेबान में झांक लो ना कि आपका व्यवस्था क्या है। बच्चे का उम्र तो खत्म हो जाएगा, तो कहीं पैसा दे के पढ़ के आगे निकलेगा कि आपके सरकारी स्कूल में नाम लिखा के घसीटते रहेगा, उम्र खत्म कर लेगा। सत्यता यही है। आज जो सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है, तो इसमें सिर्फ वो सरकारी शिक्षक दोषी नहीं है, सरकार भी दोषी है, सरकार का सिस्टम में भी दोषी है। आप एक आदमी से कितना काम करवाएंगे? आप कहते हैं कि शिक्षक समाज का दर्पण होता है, शिक्षक जो होते हैं बच्चे के भविष्य निर्माता होते हैं, देश के निर्माता होते हैं। आप उस शिक्षक को घरे घरे घुमा रहे हैं, जातीय जनगणना करवा रहे हैं, इलेक्शन की ड्यूटी दे रहे हैं, उसको तो हमेशा मेंटली टॉर्चर करके रखते हैं। देखिए, आप सभी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि ये जो भी पदाधिकारी हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये आजकल राजनीति ज़्यादा कर रहे हैं। क्योंकि 3 दिन पहले, 4 दिन पहले आप देखेंगे कि उन्होंने एक लेटर इशू किया जिसमें ये कहा कि कोई भी शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जाएगा। उसके बाद में हाईकोर्ट से जातीय जनगणना का आदेश हो जाता है बिहार सरकार को, और उसके बाद फिर उनका लेटर आता है DM के नाम से कि आप शिक्षकों को इसमें लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपने ये दोहरी नीति आप चला रहे हैं, या यूँ कहें कि नीतीश कुमार ने जो शिक्षकों और शिक्षकों के आंदोलन को रोकने का एक मुहिम शुरू किया था और शिक्षा मंत्री को दुरुस्त करने का जो मुहिम किया था, उसी की परिणति है KK पाठक। KK पाठक जी जो आज वो अपने एक्शन ले रहे हैं, जो उनका रवैया काफ़ी तानाशाही है, इसके पीछे नीतीश कुमार हैं।
नीतीश कुमार का बल है जिसके बदौलत वो इस तरह का एक्शन एक्टिविटीज़ करते हैं, वो गाली गलौज करते हैं, गालीबाज आला अधिकारी बन चुके हैं। तो ये पूरा सपोर्ट मिल रहा है हमारे सीएम साहब का। तो मैं अपने सीएम साहब से मैं निवेदन करता हूं कि ऐसे तानाशाही अधिकारी पे एक्शन लिया जाए। आप जो भी एक्शन ले रहे हैं शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने के लिए, सबसे पहले बहाली करवाइए ना। बच्चे को बुला रहे हैं, आपके पास स्टूडेंट को बैठाने के लिए बहाली कहाँ से कराएंगे? बहाली कराने के जब लिखेंगे तो वित्त विभाग कहता है मेरे पास पैसा नहीं है, बहाली कहाँ? तो फिर हमारा सवाल है सर, जब आपके पास बैठाने के लिए जगह नहीं है, अब बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है, अब प्राइवेट संस्थान वाले को प्रतिबंधित कर रहे हैं, इतना बजे तक नहीं पढ़ाना है, तो फिर इसके पीछे कारण क्या है? क्या है इनका मंशा? इनका मंशा गलत है। ये हमारे युवाओं को परेशान करना चाहते हैं। जो लोग रोजी रोटी अपना चला रहे हैं प्राइवेट संस्थान चलाकर, वो अपना फैमिली चला रहे, एक तो उनको बेरोजगारी मिलेगी, दूसरा बात ये है सर कि हमारे जो बच्चों की शिक्षा व्यवस्था बेहतर से बेहतर हुई है उसको बर्बाद करने की साजिश है। शिक्षा व्यवस्था और भी चरमरा जाएगी बिहार की। ये तो चरवाहा विद्यालय से शुरू हुआ था, आज यहाँ तक पहुँचा है। कुछ कहना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल कहना चाहेंगे। देखिए सबसे पहले तो ये के पाठक जी का जो लग रहा है, आप हम लोग अभी जो बातचीत कर रहे थे, ये कहीं ना कहीं से ये राजनीति से प्रेरित भी है और इनके ये मानसिक दिवालियापन को भी बता रहा है। आप शिक्षक को प्रतिबंधित करके दिखाना क्या चाह रहे हैं? मेरा सवाल उनसे है कि आप शिक्षक को प्रतिबंधित करके आप क्या दिखलाना चाहते हैं? आप ये बताइए, क्या आपके घर के बच्चे, मैं के पाठक साहब से पूछना चाहता हूं और बाकी के आला पदाधिकारी से, चाहे यहाँ के मंत्रियों के बच्चों से या उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? क्या वो सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं? अधिकतर के बच्चे ये बिहार में नहीं पढ़ रहे हैं सर। आप जो बिहार के लिए जो नियम बनाया जा रहा है और आपके बच्चे बिहार में नहीं पढ़ रहे हैं। जो रिजल्ट आ रहा है, लोग दिखलाते हैं, तालियां बजाते हैं, किसी मंच पे बुलाकर स्वागत करते हैं कि ये बिहार का बच्चा, ये बीपीएससी पे टॉपर हो गया, आईएएस टॉपर हो गया, जेई में रिजल्ट आ गया, नीट में उसका रिजल्ट आ गया, एम्स में रिजल्ट आ गया। वो पढ़े कहाँ? आपके सरकारी विद्यालय से। हमको आपके सरकारी विद्यालय के गुणवत्ता में सुधार से हमको इसमें कष्ट नहीं है, हम लोग इसका बहुत स्वागत करते हैं, समर्थन कर रहे हैं। सर आप इसका व्यवस्था सुधारिए, लेकिन आप यह भी बात मानिए के पाठक साहब कि आपके यहाँ जो मिड डे मील का भोजन है ना, जो खाना है, वो आप नहीं खा सकते हैं, आपके घर के बच्चे छू नहीं सकते हैं। और आप बात करते हैं कि आप एक ऐसी व्यवस्था निर्माण कर रहे हैं जिसमें बच्चे जाके पढ़ें। ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। और नीतीश कुमार जी, आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर शिक्षक के अंदर से जो आह निकला ना, तो फिर आप ये जो कुर्सी कुमार हैं, ये दोबारा कुर्सी नसीब नहीं होगी। अगर टीचर के अंदर का आह निकल गया, अगर आह लग जाए, तो फिर आपको जीवन में दोबारा कुर्सी नसीब नहीं होगा। आपका रवैया केवल कुर्सी से चिपकने का है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ, हम अध्यक्ष जी से बात करते हैं, उसके बाद इसको समाप्त करेंगे, समय बहुत हो गया। हाँ अध्यक्ष जी, आप इस पे अंतिम कंक्लूजन दीजिए कि क्या होगा। पहले शिक्षक समाज माने जो भी बुद्धिजीवी वर्ग हुआ करते थे, तो संविधान निर्माण में चौथा स्तंभ थे। धीरे धीरे इन पॉलिटिशियनों ने बुद्धिजीवों को साइड करते करते चला गया। वो इसलिए चाह रहा है, अब देखिए यहीं पे शिक्षा व्यवस्था के पाठक साहब को हम बता रहे हैं, 11th और 12th, 11th से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, बेंच डेस्क सब पास हो जाएगा। उनका जो सिस्टम है विगत 20 वर्षों से, 20 नहीं 38 वर्षों से। आप तो कह रहे हैं कि मंथली एग्जाम लिया जाएगा, तो मंथली हुआ तो आगे क्या होगा भविष्य कोई ना जानता है। जैसे शराब सुधारे उसी तरह सुधारते सुधारते कहीं ही नहीं चले जाए, वो आगे की बात आगे होगी। तो दूसरा चीज़ है कि 11 से क्वेश्चन नहीं आएंगे, 12 से आएंगे। 12 का क्वेश्चन पैटर्न बना दिए हैं कि ऑब्जेक्टिव से सब पास हो जाता है। अब कंपटीशन का जो एग्ज़ाम होता है वो 11 से आएगा, कोई भी कंपटीशन मैक्सिमम 11 से आएगा। तो लड़का को तो बेरोजगार बनाने का सिलेबस पहले से बना के, बड़ी तकनीकी बात है मित्रों, इसको समझने की जरूरत है जो अभी मनीष जी ने कहा। और जब छात्र बेरोजगार हो जाएगा तो इन पार्टियों का झंडा ढोएगा। तो पूरा जो है पूरा पहल जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे शिक्षा का अवमूल्यन करने का एक तरीका है, जिससे जो है हर एक पार्टियों का झंडा ढोने के लिए अब युवा तैयार है, रोजगार लेने के लिए तैयार नहीं रहे। यही मेन मंशा है। सर कंपटीशन का जो लेवल है और सरकारी स्कूल की पढ़ाई है, जमीन आसमान का अंतर है। ये कोचिंग वाले ना हो तो एक बच्चा भी IIT या नीट कुछ भी नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब यह है कि ये जो डिस्कशन हम लोगों ने किया उससे बात सामने जो निकल के आती है
कि कोई भी कोचिंग संस्थान उनके शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की जो प्रक्रिया चल रही है उसका विरोध नहीं कर रहा है, सबको इसका समर्थन कर रहा है। लेकिन पहले आप अपने गुणवत्ता को सुधारिए, उस लायक बनाइए कि बच्चे जो कोचिंग की तरफ या प्राइवेट स्कूल की तरफ जा रहे हैं वो सीधे आपके पास पहुंचे, आपके सरकारी विद्यालयों में पहुंचे, और तब इस तरह की व्यवस्था करिए, तब शायद इसका लाभ मिलेगा। नहीं तो मोदी जी के वो जो नोटबंदी वाली प्रक्रिया हुई थी उसी की स्थिति बन जाएगी और केवल विध्वंस जैसा कुछ चीज समाज में नजर आएगा। तो आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखते रहिए रियल न्यूज। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना मत, अपना मंतव्य जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।